Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read another chapter. The name of the chapter is The Making of a Scientist. This chapter has been taken from the book Footprint Without Feet of class 10th CBSE. It has been written by Robert W. Petersons. He was born on 1925 and died 2006. Was an American newspaper writer, later became a freelance author. तो ये तो ऑथर के बारे में है। जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट इज़ एन अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। इनका जो जन्म है 11 जून 1954 को हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट रिसीव्स एज सर्लेस स्कॉलर्स अवार्ड, उसके बाद 16th प्लग अवार्ड इन बायोकेमिस्ट्री एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इट वॉज his fascination for butterfly that's opened the world of science for him। यानी इनका जो इंटरेस्ट था ये उनको क्या किया, जो काफ़ी बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। पढ़ते हैं चैप्टर। At the age of 22, a former Scot of the years excited the scientific world with a new theory on how cells work। यानी आप सेल क्या होता है, जो आप हर किसी के बॉडी में सेल होता है, सबसे छोटा पार्ट जो हम कहते हैं किसी जितने सारे हर किसी इवन की जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं या फिर जो भी इंसेक्ट्स होते हैं या जो ह्यूमन होते हैं, सबके बॉडी में सेल्स होता है। जो आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। इसलिए कह रहे कि एट द एज ऑफ अ फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर। अब स्कॉट किसको कहा जाता है? स्कॉट क्या होता है? या तो सोल्जर हो सकता है या एक एजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर स्कॉट हो सकता है या एनसीसी के बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल में अगर जो बनाया जाता है, तो उसके बारे में कह रहा है कि एट द एज ऑफ 22 यानी 22 वर्ष की उम्र में अ फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर, यानी कि वो अपने क्लास का या अपने स्कूल का स्कॉट ऑफ द ईयर था, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद द न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। यानी कि कैसे जो है सेल जो है काम करता है, इस चीज़ पे पूरी दुनिया साइंटिफिक वर्ल्ड जो है उसको पूरा एक्साइट कर दिया। रिचर्ड एज एवराइट एंड हिज कलीग्स and his college roommate explained the theory in the article in the proceedings of the National Academy of Science। यानी रिचर्ड एब्राइट जो थे और उसके जो रूममेट थे, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया किसमें? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये मैगजीन है, इसमें उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया। आप देखते हैं कि जैसे साइंस जनरल होता है, हर किसी सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर मैगजीन होता है जिसमें कि उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इनका जो आर्टिकल पब्लिश हुआ किसमें? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। और इसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड जो था, यानी पूरे जो दुनिया है उसको एक्साइट कर दिया सेल्स के बारे में जानकारी देके। It was the first time his important scientific journal has ever published the work of a college students। अब ये पहली बार हुआ, it was the first time this important scientific journal, यानी ये जो important scientific journal है ऊपर में जिसके बारे में कहा गया है, वो क्या किया? किसी कॉलेज स्टूडेंट्स के आर्टिकल को पब्लिश किया। सोचिए कितना important होगा। In sports that would be like making a big leagues at the age of 15 and hitting a home run फ्रॉम फर्स्ट टाइम अ बैट। अब यहाँ पर कहा कि अगर इस बात को हम स्पोर्ट्स में की तुलना करें तो दैट वुड बी लाइक मेकिंग अ बिग लीग। बिग लीग क्या होता है? ग्रुप होता है। ग्रुप क्या, जैसे कि आप देखते होंगे कि बार्सिलोना है या फिर रियल मैड्रिड है, इस तरीके से जो ग्रुप होता है उसके बारे में कह रहा है कि लीग जो होता है। तो मेकिंग अ बिग लीग एट द एज ऑफ 15, यानी कि 15 वर्ष, आप 15 ईयर्स में आप इस लीग में शामिल हो जाते हैं, लीग बनाते हैं। एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट एट ए बैट, यानी कि 15 ईयर्स में इस लीग में आप शामिल हो जाते हैं। अगर बार्सिलोना से कोई फुटबॉलर अगर खेलना शुरू करे तो कितनी एक्साइटेड वो कितना होगा, और वो भी पहले उस टीम के लिए खेलना शुरू करे, उस लीग के लिए खेलना शुरू करे और पहले मैच में अपना गोल कर ले। तो वही बात बताने का ये जो है ना कि यहाँ जो लाइन लिखा हुआ है कि हिटिंग द होम रन योर फर्स्ट टाइम एट अ बैट। अब देखिए बैट का यूज़ क्रिकेट में होता है, लेकिन जो आपका एक और स्पोर्ट्स होता है उसमें क्या होता है कि ये ऐसे करके जो है बैट से ही खेला जाता है और उसमें भी मारा जाता है बॉल को
एक तरीके से। तो और उसमें जो रन लिया जाता है यहाँ से दौड़कर उसकर को हम फर्स्ट उसको भी हम होम रन कहते हैं। तो यही लिखा गया है। जैसे यहाँ पर देखे होंगे नीचे में क्या है, होम रन इज़ द गेम ऑफ बेसबॉल, यानी बेसबॉल में बैट से जैसे ऐसे करके हमारा बल्ला, इसमें एक तरह से बल्ला के टाइप में नहीं होता, यहाँ थोड़ा पतला होता है, यहाँ मोटा होता है, इससे हिट किया जाता है और दौड़ करके रन लिया जाता है। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि होम रन इज़ द in the game of baseball when is the batter scores a run after running safely around baseball back to the home, यानी कि यहाँ से दौड़ करके और यहाँ जो चला, मान लीजिए यहाँ बेसबॉल का वो बना हुआ है, एक कोर्ट बना हुआ, यहाँ से मारता है और जैसे क्रिकेट के पिच पे लोग दौड़ करके रन लेता है, इसी तरीके से बास्केटबॉल में जो है। तो यही बात कहने की कोशिश किया कि एक साइड से दूसरी साइड। तो यही बात यहाँ कंपेयर किया गया है कि अगर स्पोर्ट्स में इसकी तुलना करें तो वो फर्स्ट टाइम एट ए बैट। For Richard Ebright, it was the first in the long string of the achievement in the science and the other field। अब कह रहे हैं कि ये जो रिचर्ड एब्राइट का था, ये फर्स्ट अचीवमेंट था, उसके जितने सारे अचीवमेंट हुआ उस फील्ड में। स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट का मतलब हो गया कि बहुत सारे जो अचीवमेंट हुआ उसमें से ये पहला अचीवमेंट था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद द बटरफ्लाइज, और ये जो स्टार्ट हुआ ये किस चीज़ से स्टार्ट हुआ, बटरफ्लाइज थे। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do, collect things. तो अब यहाँ कह रहा है कि जो एब्राइट थे वो अपने पेरेंट्स का एक ही संतान था, यानी एक ही बच्चे थे और एक बच्चा था, उसके और भी यानी ब्रदर या सिस्टर नहीं थे। एब्राइट ग्रू नॉर्थ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, जो जगह है वहाँ पर। देयर वॉजंट अ मच आई कुड, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि उनके खेलने का या इस तरह का कोई जुगाड़ नहीं था। सो आई कुड डू देयर, मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। ही सेड, एब्राइट ने कहा, आई सर्टेनली could not play football और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ, यानी कि मैं अकेले ही तो ना फिर बेसबॉल खेल सकता था और ना ही फुटबॉल खेल सकता, तो मैं फिर क्या कर सकता था, बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग, तो मैं बस एक काम कर सकता था कि चीज़ों को कलेक्ट कर सकता था। ये स्टेटमेंट किसका है, एब्राइट का। सो ही डिड एंड डिड इट एवर, और ऐसा उसने किया। बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज with the same determinations that he mark all his activities, यानी जो एब्राइट थे ये अपने किंडरगार्टन से ही चीज़ों को कलेक्ट सुना किया, और एब्राइट ने बड़ी ही डिटर्मिनेशंस के बाद बड़ी लगन के साथ जो है जितना और काम करता था उतने ही ये बटरफ्लाई को भी कलेक्ट करता था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड क्वाइंस, यानी जो वो क्या करते थे, रॉक्स, फॉसिल्स क्या होता है, जो आपका डेड जो प्लांट वगैरह का उसका जो बन जाता है उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। ही बिकेम एन एगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल द नाइट, और वो एक तरह से ही बिकेम एगर एस्ट्रोनॉमर का भी वो बन गया था, और रात में क्या करता था, पूरे रात जो है अपने जो उसका चीज़ों जो देखने वाला जो होता है दूरबीन या एक तरह से हम कह सकते हैं, उससे वो पूरी रात देखता था। तो ये सिर्फ बटरफ्लाई ही नहीं कलेक्ट करता था, बाकी सारा काम भी एब्राइट क्या करता था, यानी चीज़ों को जो फॉसिल्स थे या फिर स्टोन वगैरह जो थे या क्वाइंस वगैरह ये भी करता था, और रात भर स्टार को भी देखते रहता था। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी along with a bright mind. He also had a mother who encouraged him, interested in learning. She took him on trips, bought him telescope, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in a many other ways. यानी ये जो कहते हैं फ्रॉम हिज द फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्लास से पहले से ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी along with the bright mind, यानी जो एब्राइट थे इस साइंटिस्ट के बारे में उनमें काफ़ी क्यूरियोसिटी, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी मतलब काफ़ी जो शुरुआत में ही किसी चीज़ की जो आपको उत्सुकता हो जाती है कुछ करने की, कुछ जानने की, तो उसमें था ये कब से, फर्स्ट क्लास से, along with the brain, और साथ साथ उसका दिमाग भी काफ़ी तेज़ था।
ही ऑल्सो, उनकी जो मदर थी, ही ऑल्सो हैड ए मदर हु इनकरेज्ड हिम इन इंटरेस्ट, और उनकी जो मदर थी वो भी उनको इनकरेज करता था चीज़ों को लर्न करने में। शी टुक हिम ऑन ए ट्रिप्स, जब वो ट्रिप पे ले जाती थी तो क्या कि वहाँ से टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा वगैरह और माउंटिंग मटेरियल इस तरह से इंस्ट्रूमेंट, एक तरह से हम कह सकते हैं ट्राईपॉड जो होता है एक तरीके का जिस पे रख करके चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, तो माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन अ मैनी अदर वेज, और अदर दूसरे तरीके से भी उसकी मदद करवाती है। क्योंकि ये असल एक कहावत है कि जितने आप, जिसके पेरेंट्स जिस तरीके से बच्चों को पालता है, पोसता है, यानी कि जिस तरीके से उसको ग्रो अप करने की कोशिश करते हैं, बच्चे को भी उस चीज़ में अच्छा है, तो उसकी मदर भी उसको इनकरेज करती थी कि ऐसा करना है इस चीज़ों में। क्योंकि वो I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. अब ये इसके मदर का स्टेटमेंट है कि I was his only companion, यानी मैं ही उसका, उसकी मदर कह रही है कि मैं ही उनका साथी थी अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक वो स्कूल जाना शुरू नहीं किया था तब तक मैं ही, उनकी मदर ही उसका फ्रेंड बन करके काम करती थी, उन्हें मदद करती थी। हिज मदर सेड आफ्टर ही वुड ब्रिंग फ्रेंड्स टू, यानी उसके दोस्त वगैरह को भी उसकी मदर घर ले आती थी ताकि उसके साथ खेले। बट एट नाइट, लेकिन रात में, लेकिन हम दोनों मिल करके कि कुछ न कुछ किया करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ, यानी कि मेरा जो पूरा ज़िंदगी था वही क्या था, वो रिची था। अब यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट को वो उसकी मदर रिची कहती है कि रिची वॉज माई होल लाइफ, यानी कि मेरा पूरा ज़िंदगी रिची ही था। क्योंकि जब उसके फादर मर गए थे जब रिची 3rd ईयर का था, 3 साल का था, तभी उसके फादर मर गए थे, तो इसलिए उसकी मदर कहती है कि रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड इन अ 3rd ग्रेड। जब वो 3rd ग्रेड में, 3 साल का नहीं था, जब वो 3rd ग्रेड में था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he did not have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. अब उसकी मदर कहती है कि हम दोनों मिल करके जो साथ इवनिंग करते थे। वी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग इन द डाइनिंग रूम, एंड डाइनिंग रूम में दोनों जो है हर शाम गुजारती थी। अगर उसके पास कुछ नहीं होता था करने, इफ़ डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास कुछ काम नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर यू, मैं उनको काम ढूंढ करके देती थी। नॉट फिजिकल वर्क, सिर्फ फिजिकल ही वर्क नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, सिर्फ फिजिकल वर्क ही नहीं, लर्न करने वाला भी काम देती थी। हिज मदर सेड, उसकी मदर कहती है, ही लाइक्ड इट, he wanted to learn, और वो उसको पसंद भी था काम करना। and learn he did. He earned top grade in schools on everyday things. He was just like every other kids, his mother से। अब कहती है ये चीज वो अच्छे तरीके से करता भी था, and learn he did, और वो सीखता भी था। He earned top grade, अपने स्कूल में भी अच्छा मार्क्स लाता था। On everyday things he was just like, यानी जो एवरीडे थिंग्स, यानी कि एवरीडे यानी कि बाकी के जो चीज़ें होती है या बाकी जो लोग चीज़ करते हैं, तो उसका बेटा भी उसी तरीके से काम करता था। बट बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, एवराइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। अब यहाँ पर एक चार्ट बना करके दिया गया है कि जब वो 2nd ग्रेड में था तो जितने सारे बटरफ्लाइज की स्पीसीज के जो जितने सारे बटरफ्लाइज होते हैं, यहाँ पर लिखा है कि ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, यानी कि बटरफ्लाई के जितने सारे काइंड्स होते हैं या टाइप कह सकते हैं, वो सारे को कलेक्ट कर लिया था वो अपने होम टाउन में। यहाँ पर उसका ग्राफ दिया था। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड, बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रेवलर्स ऑफ मोनार्क एक्स. That book, which told how monarchs butterflies migrate to Central America, opened the world of science to eager young collector. अब ये कहता है, यहाँ जो स्टेटमेंट है कि that probably would the end of my butterfly collecting, यानी जब वो उसने 25 स्पीसीज बटरफ्लाई का टाइप कलेक्ट कर लिया था, तो वो कहता है कि अब मेरा जो कलेक्ट करने का तरीका था, यानी कलेक्ट जहाँ तक मैं करना, वो ख़त्म हो गया था।
लेकिन उसकी मदर ने क्या की, एक बुक ला करके उसको दी जिसका क्या नाम था, द ट्रेवलर्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये एक चिल्ड्रन का बुक था जो उसकी मदर ला के, एंड दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। और उस बुक में लिखा हुआ था कि कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाइज होता है वो ट्रैवल करके अमेरिका आ जाता है, एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस एगर टू यंकल। और यही से उसकी दुनिया खुलती है साइंस के लिए कि और साइंस में क्या क्या चीज़ होता है, कैसे बटरफ्लाइज वगैरह कैसे डेवलप होता है, ये सब चीज़ यहीं से शुरुआत होता है। At the end of the book, readers were invited to help butterflies study butterflies migrations. They were asked to take butterflies for the research by Dr. Frederick A. Urquhart at the University of Tornado. अब यहाँ पर कनाडा, तो अब यहाँ पर उस जो बटरफ्लाई था उसके जब पढ़ लेता था रीडर तो उसको इनवाइट किया जाता था स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज माइग्रेशन, यानी कि जो बटरफ्लाई माइग्रेशन करता है उसके लिए क्या करता था, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च। यानी कि उसको कहा जाता जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो बटरफ्लाई को एक टैग कर दीजिए, यानी कि बटरफ्लाइज वगैरह जो आता था तो उसमें कुछ लगा देना है और एक तरह से कुछ चीज़ चिपका देना है ताकि कैसे वो उड़ करके यहाँ से वहाँ जाएगा, कैसे माइग्रेशन करता है इस चीज़ के लिए। तो दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक उकराट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरनाडो कनाडा। यानी कनाडा में जो है एक यूनिवर्सिटी था टोरनाडो हम कह रहे हैं, टोरंटो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ये जो टोरंटो जगह का नाम है कनाडा में, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी था जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। वहाँ पर जो प्रोफेसर थे डॉक्टर उघार, उन्होंने उस बुक में मेंशन किया था कि अगर कोई बच्चा पढ़ लेता या कोई पढ़ता है तो उस बटरफ्लाई को टैग कर देना है ताकि ये पता चले कि कैसे ये माइग्रेट करता है। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उघार and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs। और जब उसकी मदर ने डॉक्टर उबराट को लिखा तो फिर उसके बाद क्या किया, जो एब्राइट था उसने क्या किया, जो मोनार्क बटरफ्लाइज था उसको टैग करना शुरू किया। Anyone who found a tag butterflies was asked to send the tag to a डॉक्टर उबराट। तो कोई किसी को अगर वो मिलता है टैग हुआ बटरफ्लाई तो वो किसको भेज दे, डॉक्टर उघराट को भेज दे। द बटरफ्लाइज कलेक्टिंग सीजन्स अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन द लेट समर। इफ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन यू वुडंट कैच वेरी मैनी। ये जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का सीजन होता था वो 6 मंथ होता था और वो लेट समर में, यानी कि जब ख़त्म होने वाला होता था उस तरीके से 6 वीक्स होता था। जो लेट समर, यानी कि अगर हम लेट समर कह सकते हैं कि जून का जो महीना हो सकता है उस समय कहते जो वहाँ पर जिस तरह से इफ़ यू आर गोइंग टू चेस, और अगर आप 1 बाय 1 चेस करने की कोशिश करेंगे उसको तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो अब दूसरा काम क्या था, बटरफ्लाई अब ये इस तरीके सबको टैग करके भेजेगा। तो अब एब्राइट ने किया कि नेक्स्ट स्टेप वाज एब्राइट टू रेज द बटरफ्लाई, कि जितने सारे बटरफ्लाई होते हैं उसको रेज किया जाए, यानी कि उसको ग्रो अप किया जाए। ही वुड कैच द फीमेल मोनार्क्स एंड टेक एग्स एंड रेज देम इन हिज basement through their life cycles from egg to caterpillar to pupa and the adult butterfly। फिर उसने क्या किया कि अब वो एक एक करको कलेक्ट करेगा, उसको टैग करेगा, इतना संभव नहीं था। तो उसने क्या किया, जो मोनार्क फीमेल बटरफ्लाई है उसको ले आया अपने बेसमेंट में। अब वो क्या करता था, पहले एग देता था, एग से जा करके जो उसका लाइफ साइकिल कैसे डेवलप होता है, एग से पहले कैटरपिलर बनता था, फिर पुपा, फिर जो एडल्ट बटरफ्लाई होता। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई, उसके बाद वो टैग कर देता था, टैग्स विंग्स एंड लेट देम गो, और फिर उसको छोड़ देता था कि अब वो देखता था कि छोड़ देता था कि ये उड़ करके कहाँ जाता, कैसे माइग्रेट करता था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज द होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सालों तक जो उसका बेसमेंट था वो क्या था, बहुत सारे मोनार्क का कि कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे वो पुपा पहले कैटरपिलर बनता है, फिर पुपा यानी एक से कैसे कैटरपिलर, फिर पुपा, फिर वो बटरफ्लाई। तो ये प्रोसेस उसके बेसमेंट में चलते रहता था, बहुत दिनों तक, सेवरल ईयर तक चला था। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। इट इज़ अ टीडियस एंड
There is not much feedback, Everett said. In all the time I did it, he laughed, only 2 butterflies I had tagged were captures, and they wouldn't not more than 25 miles from where I lived. तो अब शुरुआत में एक बीच में हम कहे थे कि जो बटरफ्लाइज होता है वो ट्रेवल करके, जो मोनार्क बटरफ्लाइज होता है वो ट्रेवल करके सेंट्रल अमेरिका जाता है, लेकिन एवराइट कह रहा है कि इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज़ इंटरेस्ट, कि धीरे धीरे मैं जो है अब इसमें इंटरेस्ट मेरा खोना शुरू हो गया था, क्योंकि ये बड़ा ही टीडीएस काम था। टीडीएस मतलब बड़ा टेढ़ा सा काम था, मतलब बोरिंग सा कह सकते हैं और थोड़ा सा टेढ़ा सा, नॉट मच, और फीडबैक भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। ये किसका स्टेटमेंट है? एवराइट का। इन ऑल टाइम आई डिड, जो अब फिर हंसता भी है बताते बताते कि मैंने जितने सारे बटरफ्लाई को टैग किया उसमें 2 बटरफ्लाई जो है वो किसी को मिला, कैप्चर किया गया, और वो भी ज़्यादा दूर तक नहीं गया था। मेरा जो घर था वहाँ से बस 17 माइल्स आगे गया था, यानी कि वो सेंट्रल अमेरिका नहीं पहुँच पाया जो उसने पढ़ा था। इसलिए उसको ज़्यादा, जब होता ना कि आप अगर कोई काम करते हैं एंड इफ़ यू डू नॉट गेट रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट और इंकरेजमेंट, यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ईदर इन स्टडी और स्पोर्ट्स और व्हाटसएवर। तो यही बात था कि एवराइट जो टैग करके बटरफ्लाइज को लेट ऑफ कर देता था कि जो लेट देम गो, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता था, एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट। और ये काम भी उतना आसान नहीं था, इट वॉज अ लिटिल बिट टीडियस। तो यही कहता है वहाँ पर। देन इन द सेवन्थ ग्रेड ही गॉट a hint of what real science is when he entered a country science fair in Lost। अब जब वो 7th ग्रेड में था तो वो उसको पता चला कि रियल साइंस आखिर होता क्या है। जब वो क्या किया कि एक काउंटी साइंस फेयर में, कंट्री मैंने पढ़ दिया था, काउंटी साइंस फेयर में गया और वहाँ पर वो हार गया। काउंटी मतलब रीजन होता है, किसी इलाके में साइंस फेयर हुआ, वहाँ पर वो गया और वहाँ पर वो लूज़ कर गया। It was really sad feeling to sit there and not getting anything while everybody else had won something, Everett said। तब एवराइट कहता है कि ये बड़ा ही उदासी वाला बात होता है, बड़ा ही सैड फीलिंग होता है जब आपको कुछ नहीं मिलता है और हर किसी को कुछ ना कुछ जो है उसको मिलता है, यानी कि उसने जीता था इसलिए। His entry was slides from frog tissues which he shows under a microscope। अब उस he realized the winner had tried to do real experiment, not simply make a neat display। तो अब जो एवराइट हारा था, उसका जो उसने लूज कर गया था, लॉस्ट हो गया था गेम में, उसका क्या कारण था? तो वो कहता है कि हिज एंट्री वाज अ स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। उसने क्या किया था? फ्रॉग के टिश्यू को दिखाने की कोशिश किया था, विच ही शोज अंडर द माइक, जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता था। लेकिन उसको रियलाइज़ हुआ कि जो भी विनर है उसने कुछ ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट किया है। विनर हैड ट्राइड टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, यानी जो विनर वगैरह थे उसने रियल एक्सपेरिमेंट किया था, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। मतलब उनके तरह, एवराइट की तरह सिर्फ ऐसा नहीं किया था कि मतलब आप उसको माइक्रोस्कोप से किसी चीज़ को नीटली देख सकते हैं, तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट तो ही हुआ नहीं। तो यानी अब ये बात ये भी पता चलता है कि आजकल जो देखते हैं कि लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते और ब्लेम करता है को, द टीचर वॉज बायस या कमिटी वॉज अनफेयर विद मी, दैट इज़ वाई डिड नॉट गेट अवार्ड एंड समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर एवराइट क्या कहता है कि एवराइट को रियलाइज़ हो गया कि जिस चीज़ के लिए लोगों को यहाँ अवार्ड मिला है तो वहाँ पर रियल एक्सपेरिमेंट हुआ है, और मैंने क्या किया था, बस एक तरह से उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया था कि लोग उसको माइक्रोस्कोप से अच्छी तरीके से देख सके, यानी एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एवराइट वॉज अपियरिंग। अब ये कह रहा है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एक स्पिरिट था, यानी कि कॉम्पिटिशन्स की भावना जो था, धीरे धीरे अब उसमें डेवलप होने गया था। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insects work I had been doing in the past several years। तो अब वो उसने सोचा, उसके माइंड में अब एक कम्पिटिटिवनेस की भावना तो आ गई कि नहीं मुझे जीतना है। तो उसने कहा आई न्यू दैट द नेक्स्ट ईयर फेयर जो होगा उसमें मुझे रियल एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसने कहा सब्जेक्ट क्या होगा? द सब्जेक्ट आई न्यू वॉज, वो कहता है एवराइट कि सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में बहुत सारा चीज़ मैं जानता हूँ, एंड आई हैव बिन डूइंग सेवरल, यानी कि जो मैं
काफ़ी दिनों से करते आ रहा हूँ, यानी कि इंसेक्ट्स के बारे में, यानी बटरफ्लाइज के बारे में. सो ही रोट टू द डॉक्टर उगहाट फॉर आइडियाज एंड बैक केम ए स्टेक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट. और फिर उसने क्या किया, उसी जो कैनेडियन यूनिवर्सिटी में, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर थे, डॉक्टर कहते हैं, जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर उगहाट, उसको उसने सजेशन मांगा और उसने ढेर सारा सजेशन जो है दे करके भेजा. यहाँ जो लिखा है कि स्टेक ऑफ सजेशंस का मतलब लॉट्स ऑफ सजेशंस, यानी कि एक तरह कलेक्टिव नॉन है ये. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल्स एंड लेड टू प्राइज सब्जेक्ट इन द काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर. और ये जो चीज़ था एब्राइट को काफ़ी बिजी रखा और हाई स्कूल में, एंड लेड टू द प्राइज प्रोजेक्ट, और उसको प्राइज भी मिला कहाँ पर, काउंटी फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर में. फॉर हिज 8th grade project, एब्राइट tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every few years. अब उसने अपने 8th grade में क्या किया कि उसने कैटरपिलर पे ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो यहाँ पर कि 8th grade एब्राइट ट्राई टू फाइंड कॉज, यानी कि उसने ये कॉज ढूंढना शुरू किया कि जो वायरल डिजीज़ के कारण जो कैटरपिलर जो है एवरी फ्यू ईयर्स में मर जाता है, यानी कि कोई वायरल डिजीज़ होता है और वो क्यों मर जाता है. एब्राइट थॉट दैट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय द बीटल्स. तो एब्राइट को लगा ये जो डिजीज़ आता है जिसके कारण कि कैटरपिलर मोनार्क कैटरपिलर मर जाता है, वो किसके कारण है, बीटल्स के कारण. बीटल्स भी एक इंसेक्ट्स होता है. ही ट्राइड राइजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. और फिर उसने क्या किया कि कैटरपिलर को राइज करने की कोशिश, बने ग्रोप करने की, डेवलप करने की कोशिश किया, किसके सामने, किसके प्रेजेंस में, बीटल्स के सामने में. आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड. उसने कहा कि मुझे कोई रिजल्ट मिला ही नहीं. बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन. तो अब इसमें उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला इसमें उससे, लेकिन उसने ये बताने की कोशिश की इसमें जो किया कि बट आई वेंट अहेड एंड शो दैट आई ट्राइड. लेकिन इसमें उसको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन इस चीज़ को उसने दिखाया कि मैंने ये करने की कोशिश की, तो फिर इसके लिए उसको प्राइज़ मिला. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरायज बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क. द थ्योरी वॉज द वाइसरायज look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. अब कह रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर का उसका प्रोजेक्ट था उसमें ये उसने कोशिश किया, टेस्टिंग प्रोजेक्ट हुआ, थ्योरी दैट द वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क. यानी कि अब यहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर दो चीज ये दिया गया है कि एक जो है ये आपको मोनार्क, ये बटरफ्लाई मोनार्क है और ये वाइसराय. सो टॉप में देखिए ना कि हाउ द मोनार्क बटरफ्लाई, ये टॉप वाला मोनार्क है और ये आपका क्या है, बॉटम में जो है ये वाइसराय. तो वाइसराय क्या, जो वाइसराय जो ये होता है, ये क्या करता है, ये जो बटरफ्लाई होता है, वाइसराय बटरफ्लाई मोनार्क की कॉपी करने की कोशिश करता है. और कॉपी इसलिए करता है कि द थ्योरी वॉज द वाइसरायज लुक लाइक ए मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. जो मोनार्क बटरफ्लाई ये जो होता है ये बर्ड को अच्छा नहीं लगता है और ये इसकी कॉपी करने की कोशिश करता है, ये इसकी कॉपी करने की कोशिश. तो अगर ये इसका कॉपी करेगा तो ये जो वाइसराय बटरफ्लाई है इसको बर्ड नहीं खाएगा, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई जो है को बर्ड नहीं खाता. वाइसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. और ये जो वाइसराय बटरफ्लाई है ये बर्ड को अच्छा लगता है इसलिए इसको खा जाता है. तो अपने आप को बचाने के लिए इसका कॉपी करता है. सो द मोर दे लुक लाइक ए मोनार्क, इसलिए जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह लगेगा द लेस लाइकली दे टू बिकम अ बर्ड डिनर. इसलिए जितना मोनार्क की तरह लगेगा उतना कम ही उसको बर्ड नहीं खा पाएगा. एब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट द बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स. अब एब्राइट का प्रोजेक्ट था कि क्या, जो एब्राइट प्रोजेक्ट ये था कि क्या जो बर्ड्स है वो मोनार्क को खाता है या नहीं खाता है. He found that the starling would not eat ordinary birds' food. अब ये जो यहाँ पर ये लिखा है कि he found that the starling would not eat ordinary birds' food. It would eat all the monarchs it could get. अब यहाँ पर क्या है कि जो स्टार्लिंग, ये स्टार्लिंग का मतलब बर्ड होता है, तो यूरोपियन
आप एक तरह से कॉमन बर्ड कह सकते हैं। तो ही फाउंड दैट, उसने क्या देखा कि जो स्टार्लिंग बर्ड था वो क्या करता था, स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। जो ऑर्डनरी जो बर्ड वगैरह खाते, जैसे बाकी सारा जो बर्ड्स वगैरह कुछ कुछ देर साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह खा लेते हैं, लेकिन जो स्टार्लिंग बर्ड था वो क्या करता था, इस चीज़ को नहीं खाता था। इट वुड ईट ऑल मोनार्क, वो क्या करता, सिर्फ मोनार्क को खाता था। अगर उसको मोनार्क मिल गया तो सिर्फ मोनार्क को खाता था। Everett said later research by the other people showed that the viceroy probably do copy monarchs. This project was placed first in the zoology division and the third overall in the country science fair. यानी अब ये Everett said later, बाद में उसने बताया by the other people के द्वारा shows that the viceroys probably do copy the monarch. वायसराय क्या करता है, मोनार्क का कॉपी करता है। एंड दिस प्रोजेक्ट प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, यानी जूलॉजी डिवीजन में इसको पहला प्राइज मिला और ओवरऑल जो साइंस फेयर है उसमें थर्ड प्लेस इसको मिला। इन हिज सेकेंड ईयर इन द हाई स्कूल्स, रिचर्ड एवराइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड हिज डिस्कवरी फॉर अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब उसने अपने थर्ड ईयर में इन हिज सेकेंड ईयर जब हाई स्कूल में था, तो एवराइट ने क्या बिगेन किया कि जो एक अननोन इंसेक्ट था उसके जो हार्मोन थे उसके इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ द सेल। और ये यहाँ जो इसने डिस्कवरी द अननोन इंसेक्ट्स हार्मोन, यानी जो हार्मोन के बारे में जानकारी लगाने की कोशिश की, ये इनडायरेक्टली कहाँ उसको ले गया, न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ ए सेल, यानी सेल का जो लाइफ होता है, लाइफ स्केल होता है, कैसे डेवलप होता है, इस चीज़ के बारे में भी वो इनडायरेक्टली जानकारी मिलनी शुरू होगी। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 tiny gold spots on a monarch pupa? Everyone assumes that the spots were just ornamental, Everett said, but Dr. Urquhart didn't believe it. अब उसका जो क्वेश्चन ये था कि ये जो एवराइट क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ 12 गोल्ड स्पॉट्स ऑन द पोपा, यानी कि मोनार्क पोपा जो था उस पर जो ये एक तरह से मोनार्क पोपा उस पर जो गोल्ड स्पॉट्स बना होता है उसका क्या पर्पस है। तो हर किसी को ये लगता था कि बस वो ऑर्नामेंटल है, यानी कि देखने में अच्छा लगता है इसलिए है। लेकिन एवराइट को कहा कि जो उर्कहार्ट था, टोरंटो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे यानी साइंटिस्ट थे, वो इस बात को नहीं मानते थे। ये एवराइट कहता था ये सिर्फ ऑर्नामेंटल है, इसका कुछ ना कुछ कारण होगा। टू फाइंड द आंसर, एवराइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट्स first had to build a device that shows that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब इस आंसर को फाइंड कर ले एवराइट और बाकी जो एक्सेलेंट साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उसने क्या क्या एक डिवाइस बनाया जिसके द्वारा ये फाइंड किया गया ये जो स्पॉट्स बना हुआ है वो क्या करता है, हार्मोन डेवलपमेंट में, बटरफ्लाई को डेवलपमेंट में और उसके हार्मोन के लिए ज़रूरी है। This project won the Everett first place in the country fair and the entry into the International Science and Engineering Fair. और ये जो इस बात के लिए जब एवराइट ने ये बात प्रेजेंट कर दिया कि वो जो हार्मोन डेवलप होता है इस तरीके से, इसके कारण क्या हुआ, द प्रोजेक्ट वन द एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर में उसको फर्स्ट प्लेस और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी उनको जगह में एंट्री मिली। देयर ही वॉन द थर्ड प्राइज प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पर उस जूलॉजी में उसको थर्ड प्लेस मिला। He also got to chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. और यहीं से यहाँ पर भी उसको चांस मिला कहाँ पर काम करने के लिए, समर में जो कुछ समर वैकेंसीज में अगर जो काम होता, सो ड्यूरिंग द समर्स एट द एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, बर्ड्स का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी था कहाँ पर, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यहाँ पर उसको काम करने का मौका मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिसर्च, एवराइट कंटिन्यूज हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क पूपा। दिस ईयर his project won the first place in the international science fair and gave him the another chance to work in the army laboratory during the summer. अब अपना काम ये जारी रखा, तो अब हाई स्कूल जूनियर रिसर्च एवराइट कंटिन्यू हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट का जारी रखा ऑन द मोनार्क पूपा पे। और इस साल क्या हुआ, उसको फर्स्ट प्लेस मिला कहाँ पर, इंटरनेशनल साइंस एंड फेयर में, एंड गेव हिम अनदर चांस, और दूसरा मौका मिला कहाँ पर काम करने के लिए, द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर।
कहाँ में का मौका मिला? टू वर्क आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। इन हिज सेकेंड ईयर, दूसरे ईयर में, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, एक स्टेप और आगे बढ़ता है। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग्स इन अ कल्चर एंड शोज दैट द सेल्स वुड divide and develop into the normal butterfly wings scales only if they were fed the hormones from the gold spots। अब यहाँ पर क्या किया, इस साल में उसने किया, he went step further, he grew सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग, यानी कि मोनार्क के विंग से जो है सेल्स को ग्रो किया इन अ कल्चर एक टेम्परेचर कह सकते हैं या एक कंडीशंस कह सकते हैं। एंड शो दिखाया दैट द सेल्स वो डिवाइड, सेल जो है डिवाइड होता है एंड डेवलप इनटू द नॉर्मल बटरफ्लाई में डेवलप होता है बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स ओनली इफ, अगर उसको देवर फेड द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड, अगर गोल्ड स्पॉट से उसको हार्मोन मिलता है तब जाकर के डेवलप होता है। दैट प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट था वन द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी इन इंटरनेशनल फेयर, यानी जूलॉजी के लिए उसको पहला अवार्ड मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग द फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और फिर ये जो फर्स्ट प्लेस मिला उसके बाद क्या हुआ उसको, द प्रोजेक्ट वन द फर्स्ट प्लेस जूलॉजी एंड इंटरनेशनल फेयर। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद उसने जो उसका समर में जो छुट्टी मिलती है वहाँ पर उसने कहाँ समय गया, फर्दर डेवलपमेंट आर्मी लेबोरेटरी एंड लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और जो यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर था यहाँ पर भी उसने काम शुरू कर दिया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अब क्या हुआ कि ये जो समर का टाइम था आफ्टर फ्रेशमैन ईयर आर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए नए स्टूडेंट्स के रूप में एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कहाँ गया, जहाँ वो काम करने के लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, एंड डिड मोर वर्क ऑन हार्मोन ऑफ द गोल्ड्स, यानी जो फ्रॉम द गोल्ड हार्मोन पे और भी ज़्यादा काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी जो उस लेबोरेटरी था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ जो सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ करके, एंड ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और यहाँ से फिर उसने कैसे जो है हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उस चीज़ को उसने जाना। और भी The year later, during his junior years, Ebright got an idea from his new theory about the cell life, और धीरे धीरे सेल्स का जो लाइफ होता है उसके बारे में उसको जानकारी मिला। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of hormone, और ये कब मिला, ये जब उसने केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है सेल्स का उसका जो एक्सरे कॉपी निकाला। एक्सरे कॉपी होता है जैसे आपके बॉडी का भी एक्सरे किया जाता है तो उसमें दिखाया जाता है कैसे आपका स्ट्रक्चर है, कहाँ टूटा है कहाँ सही है। तो इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एक्सरे फोटोज फॉर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, यानी कि एक्सरे कॉपी जब देखा उसका केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन का। व्हेन ही सॉ दोज फोटो, जब उसने उस फोटो को देखा, एब्राइट डिडंट शॉट ओरेका, जब इसने इस चीज़ को देखा तो एब्राइट ने इस बात के लिए, ओरेका का मतलब विक्ट्री होता है, मैंने काफ़ी जब आप कोई चीज़ डेवलप कर लेते हैं तो जो एक तरह से कि हाँ हमने ये जीत लिया तो एक एक्सप्रेशंस होता है, तो यहाँ पर वो बात उसने नहीं बोला, उसने ये ओरेका नहीं बोला। और इवन आई हैव गॉट इट, और ये भी नहीं कहला कि हाँ मुझे मिल गया। बट ही बिलीव्स दैट along with his findings about insects hormone, the photo gave him the answer to one of the biology puzzle। लेकिन इस बात से जो उसको जो डेवलपमेंट मिला इस बात से फाइंडिंग अबाउट द इंसेक्ट्स हार्मोन के बारे में जाना, एंड द फोटो गिव्स हिम, और फोटो ने उसको क्या बताया, द वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल, यानी कि बायोलॉजी का जो पजल है उस चीज़ के बारे में उसको जानकारी मिल गई है। वो पजल क्या है, हाउ द सेल्स कैन रीड, कैसे सेल को मतलब जाना जा सकता है, रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। अब यानी कि ये जो है कैसे पजल को रीड किया जा सकता है, और ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए। ब्लूप्रिंट क्या होता है, कोई भी चीज़ अब आप काम करते हैं उससे पहले बनाया गया जो आपका कॉपी होता है, दैट मीन्स कि इस तरीके से ये काम किया जाएगा, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो वही यानी कि वो जो चीज़ें थी उसको पता चल गया कि डीएनए का ब्लूप्रिंट क्या है। डीएनए इज अ सब्सटेंस, अब डीएनए के बारे में बताया गया, डीएनए इज अ सब्सटेंस इन इट्स न्यूक्लियस
न्यूक्लियस में होता है ऑफ ए सेल, यानी कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है, दैट कंट्रोल्स द हेरिडिटी, और वो क्या करता है, हेरिडिटी बताता है। यानी कि हर जो आपका सेल होता है उसमें जो डीएनए होता है ये बता दे, पहले सेल बता दे, जैसे क्या ना कि डीएनए इज ए सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस, यानी अगर आप किसी कोई सेल ला करके देते हैं तो बता देगा उसके डीएनए से कि ये किस प्रजाति का, यानी बर्ड्स का है कि एनिमल का है या ह्यूमन बींग का, इस तरीके से। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द सेल्स, ये डिटरमाइन क्या करता है कि कैसे ये सेल्स बनता है, कैसे फंक्शन करता है। दस द डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट फॉर अ लाइफ, और डीएनए क्या है, ब्लूप्रिंट है किसका, लाइफ का। एवराइट इन हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर रॉन्ग work all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules and shows how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. एब्राइट और उसके जो कॉलेज मेट थे यानी रूममेट थे, उसने क्या किया, जिसका नाम था जेम्स एनरो, उसने वर्क ऑल द नाइट ड्राइंग द पिक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शंस, प्लास्टिक वर्क यानी प्लास्टिक का मॉड्यूल बनाया, मॉलिक्यूलर कुछ बताने के लिए कैसे ये थ्योरी काम करता है, और फिर उसको उसने पेपर पे एक्सप्लेन किया। सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एवराइट graduated from the Harvard University with the highest honors, second in the class of 1510 students. Surprising no one, जो उसको जानता था उसको सरप्राइज नहीं हुआ कि रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड हुए कहाँ से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, विद द सेकेंड हाईएस्ट है, यानी जितने सारे 1510 बच्चे थे उसमें से वो दूसरा, यानी फर्स्ट कोई और आया, सेकेंड पोजीशन उसका आया, तो बाकी लोगों को सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि जो एवराइट को जानता था। एवराइट वेंट टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिसर्चर एट द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल्स, देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। और फिर यहाँ पर एवराइट ने क्या, वेंट टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज, मैंने वहाँ पर एज ए रिसर्चर बन गया हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में, और अपने एक्सपेरिमेंट पे, अपने थ्योरी पे और एक्सपेरिमेंट शुरू करना शुरू कर दिया। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर थ्योरी ये जो थ्योरी है अगर ये सच होगा, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ये बड़ा ही डेवलपमेंट होगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का प्रोसेस क्या है। इट माइट ऑल्सो लीड अ न्यू आइडिया फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर, और ये कैंसर को भी मदद करने में, रोकने में मदद करेगा, एंड अदर डिजीज। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज एवराइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ये सब चीज़ सारा संभव होगा क्योंकि ये एवराइट के साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के कारण। हिज हाई स्कूल्स रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ on the spots of monarch pupa eventually led him to his theory about the cell life। अब कहता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यानी his high school research, यानी all is possible, तो यह हाई स्कूल का जो रिसर्च था किस पे, पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन मोनार्क, यानी मोनार्क के पे जो स्पॉट्स बना हुआ था, स्पॉट्स बने हुए थे, वो स्पॉट क्यों बना हुआ था, वहाँ से लेकर के कहाँ पर चला गया इसका एक्सपेरिमेंट, यानी सेल का जो लाइफ होता है उस पर चला गया। तो यही क्यूरियोसिटी जो होता है। रिचर्ड एवराइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर द अदर इंटरेस्ट। एवराइट का जो इंटरेस्ट था वो कहाँ से शुरू हुआ, बटरफ्लाई के कलेक्शन से शुरू हुआ, यानी कि जो उसका साइंस में इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हुआ, बटरफ्लाई के कलेक्टिंग से। बट नॉट सो डीपली ही हैजंट, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि बाकी चीज़ों में वो इंटरेस्ट ना, यानी कि वो बाकी चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट लेते थे। एवराइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड द पब्लिक स्पीकर एंड द गुड कॉनिस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सनस। अब जो एवराइट थे वो काफ़ी चैम्पियन भी थे डिबेट, यानी किसी चीज़ पे डिबेट करने के लिए वो काफ़ी अच्छा माना जाता था, अच्छा डिबेट करता था किसी भी मुद्दे पे, पब्लिक डिबेटर। एंड अ गुड कैनोइस्ट, जो कैनोई क्या होता है, कैनोई होता है जो छोटा सा जो बोट होता है जो कि लोग पानी में अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज़ करता, तैर चलाता उसको, तो वो कैनोइस्ट भी थे और आउटडोर पर्सन भी थे। ऐसा नहीं था कि बस इन्वेंशन करते थे तो घर में ही बैठे रहते। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली द नेचर ऑफ द साइंस एग्जिबिस्ट, और वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, किसका, पर्टिकुलरली साइंस एग्जिबिट, खास करके साइंस एग्जिबिट।
In high school, Richard Ebright was a straight student because learning was easy. He turned a lot of energy towards debating the model United Nations Club. He also found someone to admire, Richard A. Weir. अब क्या कहता है कि इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज ए स्ट्रेट स्टूडेंट, यानी कि अच्छा स्टूडेंट सा, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी। अब अच्छा पढ़ने में तेज़ था क्योंकि वो लर्निंग उसके लिए आसान लगता था। ही टर्न अ लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग, यानी कि वो अपना एनर्जी कहाँ पर लगाता था, डिबेट करने में भी लगाता था, एंड द मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब जिसका वो मेंबर था। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, लेकिन उनको वो किसी और को एडमायर भी करते थे जिसका नाम क्या था, रिचर्ड ए वेवर, हिज सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब। यानी उसका जो एक पर्सन थे जो उसका सोशल स्टडी के टीचर थे उसको बड़ा एडमायर करते थे, और जो एडवाइजर थे बोथ क्लब के, किसका, मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। तभी कहता है जो वेवियर था वो परफेक्ट पर्सन था किसके लिए, एवराइट के लिए। ही ओपन माई माइंड अ न्यू आइडियाज, एवराइट सेड। एवराइट कहता है कि उसने मेरा जो माइंड है न्यू आइडिया के लिए वो खोल दिया, यानी कि उसको बताता था कि कैसे किस चीज़ को पढ़ना है। Richard would always give that extra effort, Mr. Weber said. What pleased me was there was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterfly and his interest. अब रिचर्ड्स जो उसके टीचर थे वो बताता है रिचर्ड्स के बारे में, रिचर्ड्स वुड गिव एक्स्ट्रा एफर्ट, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे। क्या लगाते थे, मिस्टर वेवर सेड कि व्हाट प्लीज मी, यानी कौन, इसको जो सोशल साइंस के जो टीचर थे एब्राइट के, उसको बहुत अच्छा लगता था ये देख करके कि हियर द पर्सन हु पुट 3 और 4 आवर, यानी कि 3-4 घंटे एक्स्ट्रा वो टाइम देते थे आवर एट ए नाइट में डिबेट, यानी डिबेट के लिए, बिसाइड्स यानी अपना पूरा दिन जो है बाकी समय, यानी बटरफ्लाई पे एक्सपेरिमेंट जो करता था, बटरफ्लाई के बारे में जो जानकारी रहता है, इन सब के बावजूद भी 3-4 घंटा वो अलग से टाइम देता था किस चीज़ के लिए, डिबेट के लिए, यानी कोई चीज़ को किसी मुद्दा पे किसी टॉपिक पे बोलना। ये बात एसएसटी के जो टीचर थे सोशल साइंस के उसको काफ़ी अच्छा लगता था। रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव, जो रिचर्ड थे काफ़ी कम्पिटिटिव थे, यानी कि उसको कॉम्पिटिशन्स, मैंने किसी चीज़ को कॉम्पिटिशन्स के रूप में वो देखते थे, कम्पिटिटिव थे। मिस्टर वेवर कंटिन्यू, यानी बोलते गए, बट नॉट इन द बैड सेंस, यानी वो कम्पिटिटिव होता ना कि हमको जीतना है, तो एक होता है हमको जीतना है उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, तो कभी वो गलत भी हो सकता है, तो वही कहता है बट नॉट इन द बैड सेंस, यानी वो कम्पिटिटिवनेस थे उसमें, तो ऐसा नहीं था उसका तरीका गलत था। ही एक्सप्लेन, वो बताता है कौन, वेवियर, ही एक्सप्लेन द रिचर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक or winning a get-up prize. Rather, he was winning because he wanted to do best job he could for the right reasons. He wanted to be best. अब कहता था कि रिचर्ड जो था, रिचर्ड was interested in winning for winning sake, यानी कि जीतने के लिए वो जीतता नहीं था, और winning to get a prize, यानी यहाँ जो लाइन लिखा है कि interested in winning for winnings, यानी जीतने के लिए नहीं जीता था, फॉर द सेक ऑफ विनिंग, या फिर कोई प्राइज लेने के लिए नहीं जीता था। रादर, बजाय कि ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू बेस्ट ही कुड, यानी वो अच्छा करना चाहते थे उस फील्ड में, किसी चीज़ के फील्ड में, इसलिए वो जीत जाते थे। यानी कहता ना कि आप किसी चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करो तो सफलता तो पीछे आ ही जाएगी, तो वही बात वहाँ कर रहा है। फॉर द राइट रीज़न, यानी कि अच्छी चीज़ों के लिए, और चाहता था कि उस चीज़ में मैं बेस्ट बनूं, इसीलिए वो जीत भी जाता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ ए साइंस, और यही जो इंग्रेडिएंट्स होता है साइंटिस्ट, वो किसी भी इंसान को साइंटिस्ट बनाता है, तो दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग अ साइंटिस्ट, यही एक साइंटिस्ट बनाता है। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, पहले एक तो दिमाग उसका तेज़ था, ऐड क्यूरियोसिटी, और उसमें जानने की और भी तेज़ थी, यानी जानने की क्षमता थी, यानी क्यूरियोसिटी था कि हाँ ये चीज़ जानेंगे। एंड मिक्स विल एंड विन फॉर द राइट रीज़न, यानी ये एक तो दिमाग अच्छा था, जानने की क्यूरियोसिटी थी और इच्छा था,
और यही जो था कि हम जीतेंगे इस चीज़ को किसी न किसी पर्पस के लिए, यही उसको जिताते रहा। एवराइट हैज़ दीज क्वालिटी, यानी ये ऐसा सारा क्वालिटी था। फॉर द टाइम द बुक, जब तक बुक द ट्रेवलर ऑफ मोनार्क्स एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू, यानी ये जो बुक था फ्रॉम द टाइम बुक, ये जो बुक था ट्रेवलर ऑफ मोनार्क्स, उसका क्या है, साइंस की दुनिया के लिए उसका माइंड खोल दिया। रिचर्ड एवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड एवराइट जो था वो कभी भी अपना साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं खोया। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।